आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वॉर रूम में आपका स्वागत है। बात अमेरिका के चुनावी घमासान की आज होगी। रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ जो बाइडेन जीत का सेहरा पहनने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल है, लेकिन ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर पूरे अमेरिका में प्रदर्शन की आग लगा दी है। करीब 500 जगहों पर लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। ट्रंप काउंटिंग रोकने की मांग कर रहे हैं। बाइडेन समर्थक गिनती जारी रखने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का फैसला बैलेट से होगा या रास्ता अदालत की दहलीज से निकलेगा। तो आइए इसी बड़े सवाल के साथ शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी राहें आसान होंगी, क्योंकि ट्रंप के पिछड़ने के बाद अमेरिका में तो संग्राम मच गया है। जो बाइडेन को 50% वोट मिल चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में बाइडेन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। बाइडेन को सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। उनकी जीत तय है, ताजपोशी तय है। लेकिन लगता है इस बार अमेरिका में पावर का ट्रांसफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां सत्ता पर काबिज सरकार धांधली का आरोप लगा रही है। चुनाव में पिछड़ने के बाद ट्रंप ही मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप के इसी आरोप के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका के चुनावी नतीजे बैलेट से तय होंगे या मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच जाएगा। अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने 264 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 214 सीटों पर ही अपना जादू चला पाए हैं। बाइडेन को 50.4% वोट मिले हैं, तो ट्रंप को अभी तक 48% वोट मिले हैं। So, are you happy? Cautiously optimistic. We're optimistic that he's here. How do you guys are planning to celebrate? Well, it's COVID, so safely, obviously, but yeah, we'll celebrate right here. फिलहाल बाइडेन आगे हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों में उत्साह ज्यादा है। समर्थक जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बाइडेन के समर्थक ट्रंप पर यह कहकर भी आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को बांटने का काम किया है, लेकिन बाइडेन अमेरिका के सारे समुदाय, मतलब श्वेत और अश्वेत समुदाय को जोड़ेंगे। I think that Biden winning the presidency will be a show for like the value of human life in general, like immigrant lives, black lives, women's rights, like just sort of like a show of humanity and like the efficacy of democracy. Unity over division. Unity over division. Trump is such a divisive president, and Biden wants to build a unified America, and that's what's really important. और वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर के नजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर की यादें ताजा कर दी हैं। बाइडेन के फैंस व्हाइट हाउस के बाहर नाचते गाते नजर आए। इस सेलिब्रेशन को देखिए, यहाँ पर जो सब लोग यहाँ जिस तरह से नाच गाना कर रहे हैं, देखिए जैसे लग रहा है कि वो पार्टी मना रहे हैं। वो पार्टी के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैंने आपसे कहा था ना कि जंतर मंतर का वो नजारा याद करिए, जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए एक जगह इकट्ठा हुआ था। और उनको देखिए किस तरीके से यहाँ पर डांस, नाच, गाना, मस्ती हो रही है। ओ माय गॉड, यहाँ देखकर लग रहा है जैसे कि आप किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं जहाँ पर कि स्ट्रीट में ही डिस्को लगा हुआ हो। और ये देखिए क्या शानदार तरीके से डांसिंग हो रही है, और उसी डांसिंग को दिखाते हुए यहाँ करते हुए व्हाइट हाउस के ठीक सामने, व्हाइट हाउस से महज 100 मीटर की दूरी है ये, जहाँ पर आप ये डांस देख रहे हैं। और उसके पीछे, ठीक पीछे में, ऊपर में आप देखिए, ऊपर में भी 3 लोग उनको सपोर्ट करते हुए, उनको उत्साह बढ़ाते हुए यहाँ डांस कर रहे हैं। और पीछे में एक शानदार म्यूजिक चल रहा है जिसकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। तो ये नया अमेरिका है। इसी अमेरिका को बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया है। उस वोट के पीछे यही इच्छा थी कि जिस अमेरिका के पास वो आज़ादी है, वो आज़ादी बनी रहनी चाहिए। वो आज़ादी जो अपने मन से, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सके, अपना विकल्प चुन सके। और वो विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि व्हाइट हाउस के सामने वो डांस कर सके, व्हाइट हाउस के सामने वो मस्ती कर सके, क्योंकि व्हाइट हाउस किसी राष्ट्रपति का घर नहीं है। व्हाइट हाउस यूएस सिटीजन का सिंबल है। और उसी सिंबल को दिखाते हुए देखिए आप यहाँ से देखिए क्या कुछ है। पीछे में व्हाइट हाउस, उसके बाद बीच में देखिए आप यूएस फ्लैग, और सामने में डांस करते लोग। यही 3 चीजें जो है वो अमेरिका को बताती है कि व्हाइट हाउस, यूएस फ्लैग और यूएस सिटीजन। यहाँ यूएस सिटीजन मस्ती करते हुए, और व्हाइट हाउस के सामने वो ये बताते हुए कि व्हाइट हाउस पर अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट का नहीं होता, बल्कि अमेरिकी जनता का होता है। और जो बाइडेन की बढ़त के साथ कमला हैरिस का भी उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। हैरिस भारतीय मूल की हैं। तमिलनाडु के पैतृक गांव में उनके लिए बाकायदा पूजा अर्चना की जा रही है।
बाइडेन की जीत के साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर भारतीय मूल की कमला हैरिस का चुना जाना तय है। उनके पैतृक गांव तमिलनाडु के थुलासेंदपरम में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। उनकी जीत के लिए 2 दिन से मंदिरों में पूजा अर्चना जारी है। हैरिस को 2/3 अफ्रीकी अमेरिकियों और लैटिन वोटरों का समर्थन मिला है। अगर हैरिस चुनी जाती हैं तो वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर बैठने वाली पहली महिला और अश्वेत शख्स होंगी। कमला हैरिस बाइडेन की टीम में होंगी। भारत के लिहाज से बाइडेन की जीत कितनी अहम होगी, अब जरा इसे भी समझते हैं। बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकियों के लिए विस्तृत एजेंडा जारी किया था। उन्होंने एक संदेश में भारत को प्राकृतिक साझेदार बताया था। बाइडेन ने कहा था कि अगर वे चुने जाते हैं तो दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रहेगा। We will do everything we can to support Prime Minister Modi's ambitious economic reforms and his understanding that no nation should have to choose between prosperity and sovereignty. ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। ये संकेत नीतिगत दस्तावेजों और राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान की गई टिप्पणियों से मिलता है। ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बतौर राष्ट्रपति भारत के साथ अच्छे संबंध रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जीत के बाद बाइडेन का रुख क्या होगा। बाइडेन बराक ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति के रूप में 8 साल के दौरान मजबूत भारत अमेरिका संबंधों की वकालत करते रहे हैं। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के पारित होने और द्विपक्षीय व्यापार में 500 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित करने में भी बाइडेन की अहम भूमिका थी। बाइडेन अपने प्रचार के दौरान भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार बता चुके हैं। हालांकि चुनाव के दौरान कश्मीर और सीएए को लेकर बाइडेन ने भारत विरोधी बयान दिए थे। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। इस खबर के बाद पूरे अमेरिका में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक आपस में भिड़ गए। अमेरिका के चुनाव में जैसे जैसे रिजल्ट आते रहे वैसे वैसे अमेरिका के सड़कों पर बवाल बढ़ता गया। एक पक्ष वोटिंग रोकने की मांग कर रहा था तो दूसरा पक्ष वोटिंग जारी रखने की मांग कर रहा था। दोनों पक्षों के प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों पर था, गलियों में था, चौराहों में था, व्हाइट हाउस के पास भी था। पोर्टलैंड में ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। ये लोग वोटिंग जारी रखने के पक्ष में थे। जो लोग काउंटिंग रुकवाने की कोशिश कर रहे थे ये उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मार्च में हजारों लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, पोर्टलैंड में जो प्रदर्शन हुए उसमें भयंकर तोड़फोड़ भी हुई। प्रदर्शनकारियों की ओट में जो गुंडे घुस आए थे उन्होंने कई दुकानों के शीशे तोड़ दिए। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर अमेरिका में करीब 500 जगहों पर प्रदर्शन हुए। सभी जगह प्रदर्शनकारी 2 गुटों में थे। एक समूह जो वोटिंग रोकना चाहता था, एक जो वोटिंग को जारी रहने देना चाहता था। बाइडेन की स्थिति अच्छी देखकर उनके समर्थक जश्न मना रहे थे, लेकिन ट्रंप समर्थक वोटिंग रुकवाना चाहते थे। न्यूयॉर्क का भी हाल यही रहा। सड़कों पर ट्रंप के समर्थक उतरे, समर्थकों ने मार्च निकाला, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। अब देखिए मिशिगन का हाल। मिशिगन में मतगणना केंद्र के बाहर ट्रंप समर्थकों ने प्रदर्शन किया। यहाँ भी उन्होंने चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगाया। सिएटल में पुलिस और लोगों में जबरदस्त झड़प हुई। सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस ने रोका तो हंगामा शुरू हो गया। विस्कॉन्सिन में ट्रंप समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की। विस्कॉन्सिन में बाइडेन को जीत मिली है। आरोपों और प्रदर्शन के बीच ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने भी बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बाइडेन समर्थकों ने चुनाव में धांधली की है। एरिक ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें मिशिगन में वोटिंग सेंटर में सूटकेस लेकर जाते लोग दिखे थे। और रिजल्ट के साथ साथ अमेरिका की हवा बदलती नजर आ रही है। व्हाइट हाउस के पास पोस्टर भी चिपकाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने एक दीवार बना दी गई है और उसी दीवार पर लोग अब अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं खुलकर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जैसे जैसे ट्रंप की हार नजदीक आ रही है वैसे वैसे व्हाइट हाउस के सामने उनके खिलाफ पोस्टरबाजी की तस्वीरें दिखने लगी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर व्हाइट हाउस को किले में तब्दील किया गया है। व्हाइट हाउस के सामने लोहे की दीवार बना दी गई है और उसी दीवार पर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये जो जगह है, इसी जगह पे आप समझिए कि पूरा अमेरिका क्या कह रहा था। यही अमेरिका कह रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, यूएस के कोने कोने से भी आए लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी यहाँ पर आए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी यहाँ अंदर हैं। उन्हें अगर यहाँ पर साउंड प्रूफ कमरे नहीं होते तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये आवाज़ सुनाई पड़ती। और देखिए यहाँ का जो इनका मैसेज है, स्टॉप हेटिंग ईच अदर बिकॉज यू डिसएग्री। तो आप अगर डिसएग्री होते हैं तो ये डिसएग्री होने का आपका अधिकार है और यही चीज़ को ये यहाँ पर दिखा रहा है। ये नया अमेरिका है। इसी अमेरिका को बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया है।
व्हाइट हाउस के सामने दीवार पर लगे पोस्टर्स को ध्यान से देखिए। ज्यादातर पोस्टर्स पर लूजर लिखा हुआ है। यहाँ हजारों लोगों की भीड़ है। लोग अपने अपने मुद्दों के साथ यहाँ जमा है और बदलते अमेरिका की उम्मीद के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पहले व्हाइट हाउस में लोग यहाँ तक आते थे और यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं होती थी। यहाँ से वो सीधे व्हाइट हाउस के जो ग्राउंड फ्लोर है उसको देख सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेंसिंग लगा दी है। पर फिर आप देखिए नजारा, ट्रंप को अलग अलग अंदाज में लोग संबोधित कर रहे हैं, ट्रंप के प्रति गुस्सा निकाल रहे हैं। और फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये सब अफ्रीकी अमेरिकी हैं, हर तरह के लोग, क्योंकि ये अमेरिकियों की जीत है। और अब आपको दुनिया के सुपर पावर की चुनाव प्रणाली भी समझा देते हैं। अमेरिकी चुनाव का चरण कैसे अंजाम दिया जाता है, यह समझिए। सुपर पावर अमेरिका में चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। मतलब आम जनता जिन प्रतिनिधि को चुनेगी वो प्रतिनिधि जाकर राष्ट्रपति को चुनेंगे। इसे और आसान भाषा में समझें तो हम आपको अमेरिकी चुनाव का पूरा मैकेनिज्म बताते हैं। चुनाव में सबसे पहला चरण होता है प्राइमरी। प्राइमरी को हम अमेरिकी चुनाव का पहला पायदान भी कह सकते हैं। लिहाजा पार्टियां और राज्य सरकारें इसे आयोजित करती हैं। नेता अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन करते हैं, फिर वहां की जनता इस पर मुहर लगाती है। दरअसल ये लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। ये डेलीगेट्स पार्टी कन्वेंशन में प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं। फिर चुनाव प्रक्रिया चलती है कॉकस की ओर। यह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने का पुराना तरीका है। इसे आयोवा कॉकस भी कहा जाता है। अब सिर्फ 6 राज्यों में ही इसका इस्तेमाल होता है। इसका आयोजन सीधे पार्टियां करती हैं। पार्टियां ही नियम और मतदाता तय करती हैं। अगला चरण है कन्वेंशन का। आसान शब्दों में आप इसे पार्टी सम्मेलन कह सकते हैं। इसमें पार्टी प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, यानी वो लोग जो प्राइमरीज या कॉकस से चुन कर आए हैं। वे यहाँ मतदान के जरिए उस कैंडिडेट को चुनते हैं कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बनेगा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पार्टी सांसदों से सलाह कर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करता है। अब बारी आती है पॉपुलर वोट की। एक लाइन में कहें तो जो वोट इलेक्टर्स को दिए जाते हैं वो ही पॉपुलर वोट होते हैं। अमेरिका में मतदाता पहले इलेक्टर्स चुनते हैं। इससे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति चुनता है। सबसे आखिर में जानिए इलेक्टोरल कॉलेज। पॉपुलर वोट के जरिए 50 राज्यों में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इन्हीं के वोट से राष्ट्रपति चुना जाता है। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी उतने ज्यादा इलेक्टोरल वोट। हर राज्यों से दोनों सदनों के लिए जितने सांसद चुने जाते हैं उतने ही उसके इलेक्टर्स होंगे। और अमेरिका में वो सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। हार के करीब पहुंच रहे डोनाल्ड ट्रंप को अब भी तंत्र मंत्र पर, जी हां, तंत्र मंत्र पर भरोसा है। ट्रंप की महिला धर्मगुरु ने अजीब पूजा की है। वो तो यहां तक कह रही हैं कि अफ्रीका से देवदूत आ रहे हैं और मैंने जीत की गूंज सुन ली है। Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa. From South America. Angelic forces. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Pika hata anda ata. Ora bata rata ande eke eke manda rasata. For I hear the sound of victory. 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 तो ट्रंप की इस धर्मगुरु को सुनकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी उन्हें सुन रहा है वो कह रहा है गेट वेल सून।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान करतारपुर का गलत इस्तेमाल करने की सोच रहा है। गुरुद्वारे का रखरखाव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीनकर आईएसआई के नियंत्रण वाले एक शख्स को दे दिया गया है। क्या करतारपुर गुरुद्वारा अब खुले तौर पर पाकिस्तानी आतंकियों के कब्जे में होगा? ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान सरकार ने गुरुद्वारे का रखरखाव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीनकर आईएसआई के नियंत्रण वाले ईटीबीपी यानी इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को दे दिया है। ये सवाल इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि इस बोर्ड के 9 सदस्यों में एक भी सदस्य सिख समुदाय से ताल्लुक नहीं रखता है। करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान की नई चाल उसकी नीयत पर सवाल उठा रही है, क्योंकि ईटीबीपी को पूरे तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कंट्रोल करती है। ऐसे में गुरुद्वारे पर आंच आने का खतरा बढ़ गया है। इस नए बदलाव के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सीईओ मोहम्मद तारिक खान को बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर जारी किए गए नए आदेश में गुरुद्वारे के जरिए व्यापार का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का जिक्र भी है। यानी आस्था के केंद्र को व्यावसायिक केंद्र में बदलने की साजिश रची जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि इस देश के अंदर सिखों से गुरुद्वारे का कंट्रोल छीनकर एक नॉन सिख बॉडी को दे दिया जाए। बड़ा ही शर्मनाक है। पिछले साल 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान इस रास्ते से आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है, लेकिन अब गुरुद्वारा प्रबंधन पर एक कब्जा कर इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। पाकिस्तान में पड़ने वाले इस जगह पर गुरु नानक देव ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। पहले सिख श्रद्धालु दूरबीन के जरिए करतारपुर गुरुद्वारे का दर्शन करते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान सरकार ने मिलकर कॉरिडोर बना दिया है और दर्शन का रास्ता आसान हो गया। लेकिन अब इसके प्रबंधन से जुड़े बदलाव की खबर भारत को परेशान करने वाली है, क्योंकि आईएसआई के कंट्रोल में आने के बाद इस रास्ते से पाकिस्तान कोई नई साजिश रच सकता है। तो पाकिस्तान अपनी फितरत बदलने को तैयार नहीं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पिछले हफ्ते भोपाल में प्रदर्शन किया था। उन पर कोविड-19 की गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है और नगर निगम का डंडा भी चला है। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ आरिफ मसूद, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। ये कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं कि कल आरिफ मसूद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद उनके एक कॉलेज पर, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का एक कॉलेज है जो कि खानू गांव में स्थित है और यहाँ पर अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। बहुत लंबे समय से इस अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें भी नगर निगम के पास, प्रशासन के पास थी, लेकिन आज जब उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज हुआ है, तब ये जो कार्रवाई है ये अमल में लाई गई है। इसको लेकर के इस कॉलेज के परिसर के बाहर कुछ प्रदर्शन भी चल रहे हैं। भारी पैमाने पर यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भारी जमावड़ा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो कार्रवाई है वो किस बेसिस पे है? इसमें लगभग अभी तक हम लोग ने 10,000 वर्ग फीट एरिया में तोड़ दिया है। अच्छा। 2,000 वर्ग फीट जो पीछे बचा हुआ है उसको तोड़ने की अभी कार्रवाई की जाए। ठीक है। क्या शिकायत थी मूलतः और क्यों ये कार्रवाई की जा रही है? जिला न्यायालय में 2005 में स्टे दिया गया था। स्टे के अतिरिक्त जो भी निर्माण है उसको हम आज तोड़ दें। ठीक है। कितना निर्माण? लगभग 12,000 वर्ग फीट एरिया। ये अवैध निर्माण जो हो रहा था उस समय भी कोई शिकायत की गई थी, यानी कि बहुत लंबे समय से ये शिकायत पेंडिंग है? पेंडिंग क्या, जिला न्यायालय में 2005 में जो स्टे दिया गया था उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील की गई है, तो वो फाइनल हियरिंग में है। फाइनल हियरिंग के बाद बैलेंस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा आज क्या हुआ कि अचानक कार्रवाई हो गई? कुछ विशेष कारण? अब जो जिला प्रशासन जो शासन से जो निर्णय आता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तीसरे फेज में एनडीए के साथ सीएम नीतीश कुमार और उनके दिग्गज मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। 7 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के 78 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार चुनाव के तीसरे और फाइनल चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर 1208 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे फेज में एनडीए के साथ सीएम नीतीश कुमार और उनके दिग्गज मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। तीसरे चरण की 78 सीटों में से 25 सीटों पर फिलहाल जेडीयू का कब्जा है और वहीं सीएम बनने का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे ज्यादा 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तीसरे चरण का चुनाव बिहार में पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी के सियासी किस्मत का भी फैसला करेगा।
चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, तीसरे चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग। 78 में से जेडीयू के पास 25 सीटें हैं। आरजेडी का 78 में से 20 सीटों पर कब्जा है। तीसरे चरण में आरजेडी के 46 उम्मीदवार हैं। 25 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। 23 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। 20 सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला आरजेडी से है। तीसरे चरण के 78 सीटों में से सबसे अधिक 37 सीटों पर नीतीश कुमार की जेडीयू चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी ने 35 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तीसरे चरण की बाजी पलटने के लिए एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ सीएम बनने का सपना साकार करने के लिए तेजस्वी यादव आरजेडी धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने सीमांचल आयोग गठन करने का वादा किया है। चिराग पासवान बीजेपी एलजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, नीतीश को घेर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता किसके साथ है, इस पर मुहर 10 नवंबर को लगेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।